Oh no, we ourselves are Rakesh Gupta. Okay, okay. I thought he's saying say something. Acha. We seem to be the first ones here. Wait for a minute. हाँ, नमस्ते. कोई यदि ऑनलाइन है तो उसमें टाइप कीजिए, हमको भी पता चलेगा. कोई नहीं है अभी तो. 9:30 था ना? वो जो मानवहार दर्शन पीछे लिखा है उसमें उसका मिरर इमेज आता है एम्बुलेंस जैसा. उल्टा लिखना पड़ेगा. नमस्ते. अभी एक ही व्यक्ति है, शायद 1 मिनट हम रुक जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग 9:32 तक प्रतीक्षा करेंगे. नमस्ते सभी को. नमस्ते. नमस्कार. और 1 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, ऐसे तय हुआ है. नमस्ते. तो ये 9:32 हो गया, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं. सभी को नमस्ते. आज मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17 का हम लोग दूसरी बैठक कर रहे हैं. तो कल 1-2 लोगों के कुछ प्रश्न आए थे, तो मुझे ऐसे लगा कि प्रश्नों से शुरू करने के जगह हम इस जो प्रश्न की जो सिलसिला है, इसको हम लोग आखिरी में ही ले लेते हैं, ताकि सारे प्रश्नों को हम इकट्ठा कर लेंगे. मुझे मानना पड़ेगा ये आप लोगों को भी स्वीकार है, क्योंकि आपकी उत्तर इसमें आती नहीं. ठीक है. नमस्ते सभी को. तो हम लोग पेज नंबर 141 तक पहुंचे थे. तो बहुत सारे लोग हरिहर कह रहे हैं, तो आप लोगों को भी हरिहर. हरिहर का तात्पर्य यही है, स्थिति और गति. और इस अध्याय में देखें तो जीवन क्रिया के स्थिति तथा गति का ही विशुद्ध विश्लेषण है. इसमें भ्रमित स्थिति, अध्ययनरत तथा जागृत एवं पूर्ण जागृत में जीवन की क्रियाओं में स्थिति और गति में आपस में जो भी कार्य होता है ना, ये किस विधि से होता है, इसको पूज्य नागराज जी ने इसमें बताया है. इसमें एक ही प्रश्न नहीं था, एक कमेंट था. मुझे लगता है उसको हम कमेंट आया है तो उस कमेंट को एक बार हम स्पष्ट कर लेंगे. ये प्रश्न नहीं है, एक कमेंट आया है. संवेदना वाही, संचेतना वाही, जागृति वाही, मूल्य वाही व्यवहारिक क्रियाओं के साथ कहना सार्थक होता है, नहीं तो शास्त्र के वाक्य और शब्दों को आगे पीछे कहने से सुनने वालों में व्यक्तिनिष्ठ जगत के प्रति रुचि पैदा होता है. तो मेरी हिंदी की भी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, तो मैं व्यक्तिनिष्ठ का मीनिंग ऑनलाइन देखा भी, तो उससे पता चला कि सब्जेक्टिव मतलब व्यक्ति केंद्रित बातचीत हो जाती है. इनको उधर बैठना पड़ेगा साइड में. तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव है. और जो लिखी हुई पुस्तक है वो अपने में रहस्य मुक्ति का स्वरूप है ही. जो लिखा गया है वो अपने में एक आप्त वाक्य है ना. हम इसको मानकर ही या इसको स्वीकार करके ही इस पुस्तक के अध्ययन में लगे हैं कि जो भी लिखा है इस पुस्तक में है ना, ये आप्त वाक्य है, मतलब ये सही है. यह आप्त पुरुष द्वारा रचित वाक्य है. मेरे जैसे कोई व्यक्ति जो अभी आप्त पुरुष नहीं है ना, मैं तो अभी आप्तता क्या है इसको सोचता हूँ. ये तो पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया. आप्तता की पूर्व भूमि है अवधारणा, अवधारणा की पूर्व भूमि है साक्षात्कार. तो आप्तता भी नहीं, मैं तो अभी साक्षात्कार को सोच रहा हूँ. उसके बाद अवधारणा को सोचने का बनेगा बात, उसके बाद आप्तता को सोचने का बात बनेगा. तो उस पर हमारी बातचीत, मतलब ये जो भी मेरा अभिव्यक्ति है या संप्रेषणा है,
ये केवल अध्ययन के क्रम में एक विचार विमर्श के रूप में ही हमको स्वीकारना पड़ेगा, है ना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड बनता है, चाहे लिखित या ऑडियो या वीडियो, ये काफ़ी लंबे समय तक मानव के लाइब्रेरीज़ में कहीं न कहीं पड़ा रहता है। इसको अनेक लोग देखते हैं। तो ये आज के दिन जो डेट है 20 अप्रैल 2020 के अनुसार मेरी जो स्थिति है, मेरी जो भी मान्यता है ना? इसकी एक संप्रेषणा है। मैंने ये स्वीकारा है कि ये जो भी क्रम शुरू है अभी, है ना? राकेश भाई ने इसका इनिशिएटिव लिया। अनेक लोग जो अध्ययन में रत हैं, यू नो, और हम लोग पुस्तकों को पढ़ाते भी हैं, है ना? समझाते हैं, नहीं समझाते मुझे नहीं पता, पढ़ाते तो हैं। तो पढ़ाने के क्रम में हमको जो लगता है उसको हम विचार विमर्श के लिए रख रहे हैं। तो ये डिस्कशन के लिए है, इसको हमको ऐसा स्वीकारना पड़ेगा, है ना? और ये खुली बात है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इसमें जैसे अल्प विकसित, अर्ध विकसित, पूर्ण जागृत, जागृत, इसको मुझे सोचते-सोचते 10 वर्ष हो गए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन उसकी अंतिम बात पूरी आ गई। तो वो कमेंट को हमने इस विधि से एड्रेस कर दिया। वो कमेंट वैलिड है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। उस स्वीकृति के साथ ही ये प्रस्तुति है ना? कि ये सब्जेक्टिव ही है प्रस्तुति, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो रहस्य मुक्ति चैप्टर में जो लिखा है, वही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चैप्टर 140, ये पेज नंबर 141, बुद्धि, ज्ञान अवस्था में बुद्धि की 3 अवस्थाओं के बारे में नागराज जी ने इसमें लिखा है। प्रथम को लिखा है अल्प विकसित, है ना, अर्थात अल्प जागृत। दूसरे को लिखा है अर्ध जागृत। तीसरे को लिखा है जागृत तथा पूर्ण जागृत। ये हमारे लिए काफी, हम लोग भी जब इसको पहले 1, 2, 4 बार पढ़े, मैं लगभग 7, 8 बार इस पुस्तक को पढ़ा हूं आज तक, हो सकता है 10 बार भी हो चुका हो। तो पहले क्रम में इस वाक्य पर ध्यान नहीं जाता है कि ये ज्ञान अवस्था में बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं, है ना? तो ये जो है बौद्धिक अवस्था भी इसको भाषा दिया है। ये बुद्धि 3 अवस्थाओं में पाई जा रही है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित तथा पूर्ण विकसित, या विकसित एवं पूर्ण विकसित। तो बुद्धि के इस अवस्था के अनुरूप चित्त की कोई अवस्था मिलेगी, वृत्ति की कोई अवस्था मिलेगी, मन की कोई अवस्था मिलेगी। इसीलिए ये जीवन संपूर्ण के 3 अवस्थाओं की बात इसमें है, ठीक है? तो ये जो सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ बात है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम तीनों बिंदुओं पर एक मोटी बात कल मैंने रख दिया था। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। केवल वृत्ति, ये तीसरे नंबर बिंदु के नीचे है। केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा अथवा स्वप्न का कार्य ही संपादित होता है। कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं स्वप्न है। तो इसमें स्वप्न की अवस्था में, क्योंकि ऊपर में बुद्धि की बात हो गई थी, अब इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में क्या होता है। तो स्वप्न अवस्था में यदि वैसे देखेंगे तो केवल मन और वृत्ति का योगदान है। इसका मतलब चित्त में कोई जो इच्छा होती है ना, बाहर कुछ करने का, परावर्तित करने का, जिसको संसार के साथ हम व्यापार भी कह सकते हैं, व्यवहार, इंद्रिय व्यापार इत्यादि, ये सारा बंद है। क्या मतलब हुआ? इच्छा, जैसे हम इच्छा के बिना बात नहीं कर सकते। जैसे मुझ में अभी बात करने की इच्छा है, तभी ये शब्दों द्वारा, मुंह के द्वारा व्यक्त हो रहा है। यदि मुंह से बात करने की इच्छा नहीं है ना, यदि मुंह से बात करने की इच्छा नहीं है, तो ये जो बात है, ये मुंह से व्यक्त नहीं होगा, ये हमारे अंदर ही विचार बन के रह जाएगा। इसको हम कई बार लोगों के साथ बातचीत करते समय भी देख सकते हैं। सामने वाला कुछ बोलता रहता है ना, हमारे में कोई विचार आता है और चले जाता है, ठीक है ना, उसको हम मुंह से बोलते नहीं। ये लगभग उस टाइप की बात है इसमें, ये जो वाक्य है, ये जो लिखा है इसमें। फिर लिखते हैं, आत्मबोध पर्यंत मानव के द्वारा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, सुषुप्ति का मतलब निद्रा अवस्था में कायिक, वाचिक तथा मानसिक साधनों से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाकलाप के मूल में अहंकार ही है ना। यहाँ रोकते हैं 1 मिनट, 1 मोमेंट के लिए। आत्मबोध पर्यंत, आत्मबोध, इसके पूर्व में कल हमने देखा था, आत्मबोध का मतलब बुद्धि आत्मा का बोध करता है, इसका नाम है स्वस्वरूप बोध। इसके पूर्व में बुद्धि में जो बोध होता है उसका नाम है परस्वरूप बोध, है ना। तो जैसे हम बुद्धि या अवधारणा की क्रिया का यदि परिभाषा देखते हैं, उसमें वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य को यथावत जानने मानने की क्रिया, इसको बोध कहा है, ठीक। तो उसमें से जो सत्य बोध है उसको आत्मबोध कह रहे हैं।
तो बुद्धि में दो प्रकार की बोध है। दो प्रकार के बोध का मतलब बुद्धि के बोध के दो अवस्थाएं हम देख सकते हैं। एक में परस्वरूप बोध, दूसरे में स्वस्वरूप बोध। जो स्वस्वरूप बोध है उसका नाम है आत्मबोध। मतलब बुद्धि को आत्मा की जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? बुद्धि को पता चला कि हमारे भी एक पिताजी, हमसे एक विकसित क्रिया है। ये बुद्धि की जागरण इस अर्थ में हुई। जैसे इसके पहले चित्त में जो साक्षात्कार होता है, चित्त बुद्धि को साक्षात्कार करता है, तो चित्त को बुद्धि का ज्ञान होता है। वैसे ही वृत्ति जब चित्त का तुलन करता है तो वृत्ति को चित्त का ज्ञान होता है। वैसे ही अभी बुद्धि को आत्मा का ज्ञान हुआ, इसका नाम है आत्मबोध। पर्यंत मानव के द्वारा जागृत, यहाँ पर जागृत ये बौद्धिक जागृति की बात नहीं हो रही है। शरीर के साथ जो उठते बैठते एक घूमता हुआ जो मनुष्य हमको दिखता है, ये जागृति का तात्पर्य है। स्वप्न है ना, जो हम जिसको ड्रीम्स स्टेट भी कहते हैं, है ना, जिसमें हम सो रहे होते हैं परंतु गहरी नींद में नहीं है, निद्रा में नहीं है। और गहरी नींद का मतलब सुषुप्ति। सुषुप्ति में सामान्य रूप में अल्प विकसित मानव में स्वयं के होने का बोध नहीं रहता। क्या हुआ? सुषुप्ति में अल्प विकसित मानव में स्वयं के रहने का बोध नहीं रहता। इन सारों में कायिक, वाचिक तथा मानसिक, ठीक है ना। तो कायिक और वाचिक यदि हम देखेंगे तो ये स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में नहीं मिलेगा, जागृत में ही मिलेगा। मानसिक जो है प्रक्रिया, ये निद्रा, ये मैंने स्वप्न अवस्था में मिलेगा। ये जो सुषुप्त अवस्था है, इसमें मानसिक साधन भी होता है कि नहीं होता, इस पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उस समय कोई कल्पना, कोई विचार रहने का हमको स्मरण, कोई बोध नहीं रहता है उठने के बाद। इन सब के मूल में कौन सी क्रिया पाई जा रही है? अहंकार। ये अहंकार वस्तु क्या है, इसको आगे बताया है। ठीक, इस अहंकार के होते, है ना, अगला वाक्य, अहंकार के होते ये जो अर्थात भ्रमित मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं कहाँ हैं? चित्त में। अहंकार के होते भ्रमित मान्यताएं चित्त में, है ना, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए हमको। ठीक, अगला बिंदु, आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा। अब बता रहे हैं अहंकार का मतलब क्या है। आत्मबोध रहित बुद्धि, तो इसके पहले जो 3 स्थितियां थी बुद्धि के, उसमें से नंबर 1 और नंबर 2 स्थिति दोनों ही अहंकार, है ना। उसमें भी शुद्ध रूप में यदि देखेंगे तो दूसरे नंबर की जो स्थिति है, इसको अहंकार कह रहे हैं, क्योंकि आगे आएगा तो उसको हम आगे देखेंगे। आगे मतलब इसी चैप्टर में आएगा। आत्मबोध होने तक अहंकार का अभाव नहीं है, इसका मतलब अहंकार रहता ही है। इसी अहंकार को, है ना, इसी अहंकार को चित्रण में मतलब चित्त में होने वाले चित्रण में अभिमान संज्ञा से, ठीक, वृत्ति में हट संज्ञा से तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। तो अभी हम बोलचाल के भाषा में जो अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आसक्ति के लिए भी हो सकता है, हट के लिए भी हो सकता है, अभिमान के लिए भी हो सकता है। सामान्य रूप से हट और अभिमान के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। अहंकारी व्यक्ति या अहमता संपन्न व्यक्ति मतलब अपने ज्ञान, अपने जानकारी, अपने समझ अथवा अपने तर्क को श्रेष्ठ मानना, ठीक, इसी को फिर व्यक्तिवादिता कहा है नागराज जी ने अलग अलग जगह। तो इसके मूल में यदि कारण देखेंगे तो बुद्धि के नहीं जागृत होना ही है ना। तो ये जो चित्त में अभिमान हो रहा है, यदि देखेंगे तो ये असत्य कल्पना है, या तो समावेश है या विषमावेश है। तो ये चित्त में क्यों है? क्योंकि अभी चित्त बुद्धि के अनुरूप नहीं हुआ है। इसका मतलब यथार्थ के स्वरूप में चित्त हुआ नहीं है, सम्मध्यस्थ नहीं हुआ चित्त। तो चित्त जब तक सम्मध्यस्थ नहीं होता है तब तक उसमें अभिमान बने रहने की गुंजाइश है, क्योंकि चित्त को मूल्यांकन करने की कोई वस्तु ही नहीं इस स्थिति में। इसीलिए इस समय में चित्त में अभिमान रहता है। जैसे कल थोड़ी सी बात रखे थे हट के बारे में, कि हट जब है ना, हट होने की स्थिति में ये वृत्ति में हट है, तो वृत्ति में जो हट है इसको मूल्यांकन करने की कोई वस्तु नहीं है, चित्त उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। वैसे ही चित्त में अभिमान होने का मतलब है बुद्धि उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है ना। तो चित्त स्वयं के ही जानकारी को, स्वयं के ही चित्रण को चित्त श्रेष्ठ मान लेता है, उसको ज्ञान मान लेते हैं, यही अभिमान। चित्रण को ज्ञान मानना ही अभिमान। दूसरे भाषा में एक बार एक स्मरण आता है इस जगह पर नागराज जी के साथ चर्चा कि ये हम मतलब सामान्य रूप से वो कहे, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, कि अभी हम मानव जो है चित्रण को समझ या अवधारणा मान लेता है ना। ये अपने में एक बहुत बड़ी वाक्य है। तो वो वाक्य इस जगह से जुड़ता है, इस चैप्टर में शायद आगे आता भी है ये, और अभिमान और हट।
तो चाहे तो उस समय हम उस पर और थोड़ी सी बात कर लेंगे। पर ये अनुभूति के बाद इसी अहंकार, ये तो हो गया। नेक्स्ट बुलेट है, आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को सफल बनाने में सर्वदा असमर्थ है, इसलिए आवेश एवं आसक्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन, प्रयोग एवं प्रयास। सफल जीवन किसको कह रहे हैं? मध्यस्थ जीवन को सफल कह रहे हैं। सक्सेस है ना, सक्सेसफुल मनुष्य वो है जो जागृत हो गया, पूर्ण जागृत हो गया, यही सफलता है। ठीक है ना, अनुभव होना बराबर सफलता। तो जागृति के विपरीत दिशा का मतलब है आसक्ति एवं भोग, और ये मन के दबाव की वजह से होता है। कल जब 4.5 क्रिया के क्रियाशीलता के बारे में हम बात किए ही बोलूंगा, केवल मैं ही बात कर रहा हूँ, भाषा है वो। तो कल हम जब बात किए थे तो उसमें हम ये देखे थे कि 4.5 क्रिया में मन का दबाव वृत्ति पर, वृत्ति का दबाव चित्त पर होता है, ये आवेश के कारण होता है, इसीलिए चित्त में साक्षात्कार होने की गुंजाइश ही नहीं है ना, इसीलिए जागृति का सारा कार्यक्रम वहीं पर रुका रहता है। इसके अगले बिंदु में, वृत्ति के आश्रय में मन, चित्त के आश्रय में वृत्ति, बुद्धि के आश्रय में चित्त का न होना ही मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त और बुद्धि के बीच सविपरीतता है, यही बौद्धिक रहस्य है। देखिए बहुत बढ़िया लाइन है ये, बौद्धिक रहस्य है ना, या दूसरे भाषा में इंटेलेक्चुअल सीक्रेसी। क्या मतलब है? हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं, कौन किस से रहस्य है ना, कौन किसको नहीं जानता है। यदि हम देखेंगे तो मन वृत्ति को नहीं जान पा रहा है, वृत्ति चित्त को नहीं जान पा रहा है, चित्त बुद्धि को नहीं जान पा रहा, अंततः बुद्धि आत्मा को नहीं जान पा रहा है, यही रहस्य है। क्यों? क्योंकि मन को जो ज्ञान का क्षेत्र उपलब्ध है उससे अधिक दृष्टा होने की ताकत वृत्ति में है। वृत्ति जितना देख सकता है उससे अधिक चित्त देख सकता है ना। ये क्रमशः मन स्थूल, उससे ज्यादा सूक्ष्म वृत्ति की जानकारी, तो वृत्ति की जानकारी ज्यादा सूक्ष्म होते हुए ज्यादा दिखता है वृत्ति को, है ना, क्योंकि मन से जो व्यवहार हुआ या जो आस्वादन हुआ उसका मूल्यांकन वृत्ति कर पाता है। एक जगह हम इसके पहले आप पढ़े भी होंगे, वृत्ति को तत्वग्राही कहा है, चित्त को गुणग्राही कहा है ना, और बुद्धि जो है ये ज्ञानग्राही है, सत्यग्राही है। तो ये कुल मिलाकर रहस्य का बेसिक कारण हमको समझ में आता है। जो हम कहते हैं कि कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, जो नहीं समझ में आ रहा है वही रहस्य है, या जो दिखता है और होते हुए भी दिखता नहीं, ये भी है। जैसे व्यापक वस्तु है, होते हुए दिखता नहीं, आदमी है, जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है, होते हुए भी दिखता नहीं। नहीं दिखने का तात्पर्य यही बनेगा कि जहां से देखना चाहिए वहां से देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए दिख नहीं रहा है ना। तो जहां से देखना चाहिए का मतलब बुद्धिपूर्वक देखना है, या आत्ममूलक देखना है ना, ऐशित पूर्वक देखना है, ये नहीं दिखता है। जैसे हम कोई व्यवहार करते हैं, है ना, और हम गलत व्यवहार बार बार क्यों कर रहे हैं ये हम ही को पता नहीं चलता, ये एक रहस्य है। या हमारे व्यवहार से दूसरा आदमी पीड़ित हो रहा है ना, उसको लगता है कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, ये भी एक रहस्य सा लगता है कि हम तो ठीक ही व्यवहार कर रहे हैं, है ना, और सामने वाला व्यक्ति पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है। इसके भी कारण को यदि देखेंगे तो यही है। तो व्यवहार करने वाली जो क्रिया है, इसको यदि हम मन माने, है ना, तो फिर मन वृत्ति को स्वीकार नहीं पा रहा है, वृत्ति उस मन का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। मतलब दूसरे भाषा में, मैं अपने ही व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं संज्ञा का मतलब जीवन ही नहीं कर पा रहा है ना। इन सारे क्रियाओं की जो समुच्चय है इसका नाम मैं है, और जो स्वयं संज्ञा है ना, वो आत्मा को दिया है, वो आगे हम देखेंगे। तो मैं मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूँ का मतलब है कि चित्त वृत्ति का, या वृत्ति मन का, या बुद्धि चित्त का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, ये रहस्य है। तो इस अनुभूति का तात्पर्य यही बनता है। अगला जो थोड़ा सा कैमरा, हाँ ये ठीक हो गया, थोड़ा करने से आगे चले जाता है, ये ठीक। इसके नीचे एक विश्लेषण, उपरोक्त सविपरीतता है ना, मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार जो नहीं हो पा रहा है, को समाप्त करने तथा बौद्धिक रहस्यता अथवा अहंकार का उन्मूलन करने के लिए निश्चित प्रक्रिया कैसे करना है अभी लेकर बताएंगे। इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। ऐसी प्रक्रिया दो प्रकार से गण्य है। तो ऊपर जो भी सविपरीतता है ये दुख का कारण तथा रहस्य तथा दुख और श्रम, दुख, अशांति, असंतोष, आतंक, जितने भी समस्याएं हैं,
धरती पर, मानव में, मानव के द्वारा, है ना, मानवकृत, ये सारों का कारण ये ऊपर में जो एक बिंदु दिया है इतना ही, इसकी सविपरीतता है। ठीक है, इसको यहाँ पर यदि हम एक मैंने अभी तक जो भी परंपरा में, है ना, या विगत में जितनी भी अभी तक विगत आज तक जितने भी लोगों ने इस पर बातचीत की, कल हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी कि संसार दुख स्वरूप है, इसलिए मुझे संसार से मुक्त होना है, या संसार में जितने भी क्रियाकलाप हैं ये भी दुख स्वरूप है, इसलिए इससे मुक्त होना है। वो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है ना। एक तो कारण बताए इनकी सविपरीतता, तो इनकी ससमुखता कैसे बन जाए। यदि सविपरीतता दुख, अशांति, असंतोष और अनानंद है, तो इनका ससमुखता ही सुख, शांति, संतोष और आनंद कहलाएगा। ये कैसे होगा, इसको आगे बताया। इसके लिए निश्चित प्रक्रिया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ लिख रहे हैं कि निश्चित प्रक्रिया, अनिश्चित नहीं है। अध्ययन विधि का मतलब ही है कि किसी निश्चित प्रक्रिया के शोध पूर्वक हम किसी लक्ष्य के प्राप्ति तक पहुंच पाए ना। नागराज जी के ऑडियो या संवादों में कई बार वो कह चुके हैं कि समाधि के लिए जो साधना होता है ये अनिश्चित प्रक्रिया है ना। आप लोग भी उसको सुने होंगे या देखे होंगे कि समाधि कैसा होगा दूसरे व्यक्ति को निश्चित विधि से हम नहीं बता सकते, उनके अनुसार उनका सत्यापन ये है। ठीक है ना, हम उसको मैंने स्मरण ही कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से गण्य है। ये पहले को लिखा है अनुसंधान, दूसरे को लिखा है अनुसरण, अनुकरण तथा अध्ययन। तो प्रथम में हम अनुसंधान को लेंगे। एक अनुसंधान, एक अनुसंधान का मतलब है अनुसंधान विधि। अनुसंधान का तात्पर्य है अभी तक परंपरा में जो उपलब्ध नहीं था, जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसको प्राप्त करना, उसको पता करना, ये अनुसंधान का मतलब है। कल इधर आने के पहले मैं एक बार इस चैप्टर को देखते हुए यहाँ तक आया पढ़ते, तो इसमें जो लिखा है अनुसंधान के नीचे, इसको देख के ऐसा लगा मुझे, और उसी को आपको बताऊंगा भी, कि जो व्यक्ति लिख रहे हैं, है ना, ये पानी में तैरते हुए हमने बैक स्ट्रोक कैसे मारा इसको बता रहे हैं, है ना। और जो बोलने वाला आदमी है मैं हूं, अभी तक पानी देखा ही नहीं, तो उस बैक स्ट्रोक के ऊपर वर्णन करना, ये टिप्पणी करना काफी कठिन कार्य है ना। कुछ प्राण संकट जैसा भी लगा, परंतु क्योंकि इस चैप्टर को मैंने खुद ही स्वीकार लिया, है ना, इसको हम विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। तो ये जो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे, मैंने अभी तक जो सोचा उसको आपके सामने रखता हूँ। आपने क्या सोचा आप भी उसमें रख सकते हैं, या आप सहमत हैं, असहमत हैं, इसको हम जॉइंटली इस चर्चा को कर रहे हैं, है ना, ऐसा स्वीकार के इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक अनुसंधान जो आविष्कारात्मक अनुभूति है उसका साधक पूरा अध्ययन करता है। पूरे अध्ययन से तात्पर्य है क्रिया का आरंभिक स्थिति अर्थात ह्रास की अंतिम स्थिति और विकास व जागृति तक अध्ययन करना है। ये आविष्कार कर रहे है ना। ये नागराज जी, आप सभी ने विकल्प नामक पुस्तिका पढ़ाई होगा कि नागराज जी धारणा ध्यान पूर्वक समाधि के स्थिति में पहुंचे, आगम तंत्र, शाक्त आगम तंत्र उपासना विधि से समाधि में उनको अपने जिज्ञासा, प्रश्न बोलते हैं वो है तो जिज्ञासा, जिज्ञासा के श्रेणी का था, जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला, ये हम सभी लोग उसको सुने हैं, पढ़े हैं। उसके बाद जो संयम की प्रक्रिया में जो हुआ उसको वो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए आविष्कारात्मक अनुभूति है, जिसमें सर्वप्रथम वो समाधि के स्थिति में गए, उसके बाद ध्यान में आए, है ना। तो समाधि से ध्यान में आने का मतलब समाधि के बाद, है ना, ध्यान में उन्होंने अपने जिज्ञासा को रखा, उसके बाद धारणा पूर्वक उसको खोला जीवन में, चित्र में, वृत्ति में, उसमें क्या हुआ उसको अभी नीचे बता रहे हैं ये एक पेज में। इस अध्ययन, ये कौन सा अध्ययन है, ये अभी समाधि होने के बाद व्यक्ति हमको बता रहे हैं कि क्या अध्ययन किया, क्या समझ में आया, क्या प्रक्रिया थी। इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एक सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, अंततोगत्वा क्रिया ही है। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका। ये जो समाधि के बाद ध्यान पूर्वक जो धारणा हुआ, आप लोग किसी एक संवाद, शायद संवाद एक में कहीं आया है, पढ़े भी होंगे, है ना, कि जब संयम किया तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण धरती हमारे सामने प्रकट होना शुरू हुआ। ठीक,
तो उसमें परमाणु कैसे कार्य कर रहा है इसको हमने देखा, ऐसे लिखा है, ऐसे बताया उन्होंने, इसीलिए उसमें लिखा है ऐसे। ठीक, तो ये देखने वाली जो इकाई है ये जीवन ही है ना, जीवन के ही किसी क्रिया में ये दिख रहा है, या चित्त होगा या बुद्धि होगा, क्योंकि ये समाधि मूलक दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिख रहा है, अंतिम से अंतिम ह्रास जो भी हो सकता है, परमाणु से भी सूक्ष्म यदि कोई वस्तु है, वो अंततोगत्वा क्रिया ही है। इसका मतलब क्या हुआ, साधक को ये ज्ञान हो रहा है कि क्रिया का नाश नहीं होगा। जड़ क्रिया जो है, प्रकृति में जो जड़ है ना, जो क्रिया है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। प्रथम ज्ञान ये हुआ। ठीक, अब इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महाअवकाश में ओतप्रोत हैं। यह महाअवकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है। ये महाअवकाश के होने की जानकारी समाधि की स्थिति में प्राप्त है, ऐसे हम लोग सुने हैं नागराज जी से, है ना। उन्होंने एक बार समाधि का वर्णन ऐसे किया, जैसे गहरे पानी में डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के आंखें खोलकर ऊपर सूरज को जैसे देखने से जैसे लगता है, वैसे हमको लगता रहा, है ना, कि कोई भरा सा वस्तु है, उसमें हम आंख खोल के देख रहे हैं। उस बात को यदि इस जगह पर हम स्मरण करें तो हम ये जोड़ सकते हैं। और मैं फिर दोहराता हूँ, ये हमारा विचार विमर्श, अभी हमारा शोध चल रहा है ना, ये लिखे हुए वाक्य का शोध। महाअवकाश में ओतप्रोत है, तो वो जो वस्तु है ना, ये जो भरा हुआ वस्तु समाधि की स्थिति में दिखा, और अभी क्या है, क्रिया का अध्ययन हुआ और क्रिया नाश नहीं होता ये पता चला, ये उसमें ओतप्रोत है ये पता चल रहा है ना, डूबा है। ओतप्रोत शब्द में उन्होंने ओतप्रोत लिखा है यहाँ पर, जो संपृक्तता का जो परिभाषा हम पढ़ते हैं, भीगा, घिरा और डूबा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ओतप्रोत भाषा आया है। यह महाअवकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है ना। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो महाअवकाश है ये अपने में क्रिया शून्य है। इसके पहले जो वाक्य में क्या लिखा, क्रिया है, ये अविनाशी है, अभी ये महाअवकाश शून्य है और व्यापक भी है। तो महाअवकाश ही शून्य है, शून्य ही व्यापक है और क्रिया भी है, और क्रिया इसमें ओतप्रोत है। इतना ज्ञान हुआ अब तक। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति है एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयों की क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न रहने के लिए सत्ता उपलब्ध। देखिए, इस शून्य, ये जो क्रिया शून्य मतलब व्यापक वस्तु, जो क्रिया शून्य है, क्योंकि पहले क्रिया को देखे तो ये क्रिया शून्य हुआ। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति, तो शून्य हर जगह एक ही समान है, ये भी ज्ञान हुआ। नंबर एक, ही एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयों की क्रिया के लिए समान रूप में प्रेरणा संपन्न है ना। ये जो सर्वत्र एक समान शून्य है, यही कारण है कि इसमें जो क्रियाएं हैं ये उनके क्रियाशीलता के लिए सत्ता के रूप में है, ये भी ज्ञान हो रहा है। ठीक, ऐसे समाधि तप्त साधक, देखिए समाधि से तपा हुआ साधक है ना, ये समाधि के बात कर रहे हैं, इसीलिए समाधि तप्त संज्ञा दिया है, ऐसा मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं आप उसमें लिखेंगे, ये तो बात हो गई पहले ही। ऐसे समाधि तप्त साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है ना। तो ये समाधि तप्त होके इतना देखने के बाद ज्ञान विज्ञान और विवेक सफल होगा या होता है, ये लिखें। जिसने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा ना, ह्रास जो पहले वाक्य में लिखा था, जितना भी सूक्ष्म हो सकता है, क्रियाएं भी हो सकता है, और विकास, विकास को देखा। विकास क्या है आगे देखेंगे, इसमें विकास में विकास क्रम भी जुड़ा है, ये हमको स्वीकारना चाहिए। विकास क्रम का मतलब परमाणुओं की जो पूरी कतार है, भूखे और अजीर्ण परमाणु, ये कुछ शायद जीवन विद्या परिचय में भी कुछ आया है बहुत अच्छे से, है ना। ये 1997 में 97 में ये एक आवरी में शायद एक बाबा जी का उद्बोधन था, उसी को लिपिबद्ध किया है जीवन विद्या एक परिचय। संपूर्ण ह्रास विकास को देखा है, स्वयं को देखा है, और अपने को सतत विकासशील सृष्टि से किसी विकास अंश में पाया। देखिए, पूरे विकास क्रम और विकास के दृष्टा है ये साधक। साथ में शून्य ही महाअवकाश है, वही सत्य है, ये भी देखा है।
ये क्रिया उसमें है, ये भी देखा है, यही उसके क्रियाशीलता का कारण है, ये भी देखा है, और मैं इसके किसी विकास अंश या जागृति क्रम में किसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसको भी देख पा रहे हैं, है ना? पूरी जो एवोल्यूशन है प्रकृति की, अस्तित्व की, इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। इतना देखने के बाद कि अस्तित्व की यथास्थिति कैसी है, उसमें क्या-क्या क्रियाएँ हो रही हैं, उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ तक पहुँच गया, ये दिख गया। इसका दर्शन कर रहा है। कौन? समाधि के बाद संयम करता हुआ साधक। अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरमोत्कर्ष व्यापक सत्ता में समूची क्रियाएं अनवरत क्रियाशील हैं। ये पता चलता है। किसको पता चल रहा है? जीवन को, है ना? जीवन में कौन सी क्रिया को? बोध को, चित्रण सहित बोध को। इस व्यापकता में अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ। तो व्यापक वस्तु है, ये भी पता चला। अब साधक को यह पता चलता है, कैसे? अध्ययन पूर्वक निर्णय में आता है कि विकास मतलब जागृति, परमाणु में जो विकास है, उसमें जो चरमोत्कर्ष है ना? जिस व्यापक सत्ता में सभी क्रियाएं, सभी समुचित क्रियाएं अनवरत, है ना? अनवरत का मतलब बिना रुके, कंटिन्यूअसली क्रियाशील हैं, उसी व्यापक सत्ता में अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ। ठीक है ना? इसी से आगे जाके वो वाक्य लिखते हैं भौतिकवाद में, पूर्णता में गर्भित प्रकृति, है ना? पूर्णता की ओर उन्मुख है। तो ये जो प्रकृति जो व्यापक वस्तु में है, उसी में अनुभव करने के लिए ही है। वो ज्ञान का बिंदु ये है, यहाँ से वो वाक्य निकला है ना? संयम पूर्वक उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि इसमें अभी अनुभव करना ही हमारा उद्देश्य बन गया। ठीक है? यहाँ तक इस बिंदु में यदि पॉज करेंगे, यहाँ तक ये पूरी प्रक्रिया है, ये साधक में अवधारणा स्थापित होने की स्थिति है ना? समाधि के बाद संयम पूर्वक ध्यान, संयम मतलब ध्यान, ध्यान से धारणा पूर्वक ये सारा साक्षात्कार होके पुनः बुद्धि में अवधारणा के रूप में स्थापित हो रहा है ना? तो ये हम मान सकते हैं इस जगह पर कि ये सारा बोध हो रहा है साधक को। साधक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथवा एक साधक का लक्ष्य नहीं, अपितु समुच्चय मानव का अंतिम लक्ष्य है। ये समझ में आता है कि केवल मेरा नहीं है, सभी के लिए ऐसा ही है ना? जैसे अभी भी हमको भास होता है कि सुखी होना केवल मेरी आवश्यकता नहीं है, सभी मानवों का है। ये भास के साथ हो जाता है ना? वैसे ही आभास होता है कि क्रिया कभी खत्म नहीं हो सकती, और कोई भी मानव इसको देखेगा वो वैसे ही पाएगा। ठीक है? तो ये बोध है ना, या कम से कम बोध की बात हो रही है इधर। आगे का वाक्य, अतः ऐसी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उपार्जित करने के लिए अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। क्योंकि पूरे विकास क्रम को देख रहे हैं, इसका मतलब जागृति क्रम को भी देख रहे हैं। तो ये जो पूरा जो दिखा कि जीवन है ना, पुंजाकार में है, घोड़े के शरीर में भी है ना? यही जीवनी क्रम होते हुए जीव अवस्था से लेकर ज्ञान अवस्था में पशु मानव, राक्षस मानव होते होते मानवीयतापूर्ण मानव या मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव संपन्न मानव के रूप में अपने आप को पाते हैं। इस स्थिति में हम यहाँ गौर करेंगे कि ये अनुसंधान विधि में क्या हो रहा है, इसको वर्णन कर रहे हैं, है ना? अध्ययन विधि से जो होगा उसका क्रम भिन्न है, जो अगले पृष्ठ से शुरू होगा। कई बार हम मतलब मैं खुद ही, तभी हम बोल रहा हूँ, हम इसको मिक्स करते हैं, है ना? वो मिक्स करने से फिर कठिनाई आती है, क्योंकि इसकी ये वाली प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता है, हमारी प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता है। तो कई बार वो हमारा मिक्सिंग होने से तकलीफ होता है हमारे अध्ययन विधि के लिए। तो ये साधक ये पा रहे हैं कि अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं के स्थिति को पाते हैं, है ना? ये साधक पा रहा है। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है देखिए, समाधि हो गया, उसके बाद ये सारा देख लिया, अभी कह रहे हैं कि अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जा रहा हूं। इसका क्या तात्पर्य हुआ
कि जिसको हम अभी न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार, क्योंकि समाधि में आशा विचार इच्छा चुप हो जाता है ना, इनकी क्रियाशीलता नहीं रहती, इसमें कोई वस्तु नहीं रहता है, इसका दिष्टा कम से कम बुद्धि तो बना ही रहता है, ये समाधि है ऐसा उन्होंने बताया। हमारा आशा विचार इच्छा चुप हो गया, यही भाषा देते हैं नागराज जी। उसी को यदि हम बना के रखेंगे, अब ये संयम पूर्वक उस चित्त और वृत्ति में न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार को स्थापित कर रहे हैं, ये अभ्यास हो रहा है जीवन में, है ना। समाधि के बाद संयम पूर्वक ये स्थापित होने के बाद क्या होता है, जैसे ही अभ्यास पूर्वक होता है, इसमें समय को नहीं लिखा है कितना समय लगा, तो उसको हम नहीं जाएंगे, तो तत्काल ही ऐसे होने के बाद तत्काल ही तुरंत ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक, है ना, ये प्रतिभा संपन्न साधक कह रहे हैं, खुद स्वयं के बारे में बातचीत लिख रहे हैं। देव मानव एवं दिव्य मानवता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देते हैं, है ना। तो चेतना की एक स्थिति में अपने आप को पाते हैं, एक अभ्यास पूर्वक उसमें स्थापित होते हैं, दो, ठीक है। इसके पूर्व में विकास क्रम और जागृति क्रम का पूरा अध्ययन हुआ है, व्यापक है, ये भी बोध हो गया है, ये क्रियाएं व्यापक में है, ये भी बोध हो गया है, मुझे उस व्यापक में अनुभव करना है, यही परम लक्ष्य है, ये भी पता चल गया है ना। यहाँ से देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता है। ऐसे नहीं कि हो जाता है, तत्काल उस होने के बाद उसको आरंभ करते हैं, है ना। ये बुद्धिपूर्वक, चित्त बुद्धिपूर्वक हो रहा है, ठीक है। फलस्वरूप ही देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का पात्र बनता है और फिर प्रमाणित होता है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाक्य को पढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे। व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है। देखिए, ये व्यापकता में अभी अनुभव हो रहा है, इसके पहले जो भी वर्णन है, ठीक है ना, ये सारा हम अभी उसके गेसिंग में नहीं जाएंगे कि जीवन में कौन सी क्रिया में हो रहा है, उसके पूर्व हो रहा है, इतना कहना पर्याप्त है अभी तक जितना भी बताया है। ये व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, है ना, भीगे रहने का या पारगाम्यता का अनुभव जिसको कहेंगे, वो बिंदु यहाँ पर आ रहा है। विकास, विकास का मतलब इसमें पूरा परमाणु में, जड़ परमाणु में विकास क्रम से लेकर विकास, विकसित परमाणु के रूप में जीवन परमाणु, है ना, गठन पूर्णता, गठन पूर्णता के बाद क्रिया पूर्णता, जागृति क्रम पूर्वक क्रिया पूर्णता और पुनः जागृति क्रम पूर्वक आचरण पूर्णता को, मतलब पूर्ण जागृति को अनुभव करने लगता है। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, ये हम पढ़ते हैं सुनते हैं, है ना, कि मानव देव मानव दिव्य मानव तीनों ही अनुभव के बाद, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनना स्वाभाविक है। इसका उत्तर इस रूप में आता है, ये आप समाज में भी सुने ही होंगे कि अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार जो अनुभव हुआ, है ना, वो अनुभव अनुभव ही रहता है, अनुभव बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। अनुभव के अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता प्रकट होती है, ये मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव को प्रमाणित करने का क्रम है। इसीलिए ज्ञान समान है अनुभव में, तो तीनों चेतनाओं का ज्ञान एक जैसा रहता है अनुभव में, ये हम सुने हैं, मैं तो सुना ही हूं, आप भी सुने होंगे। तो वो ये बिंदु है, यहाँ पर मानव चेतना क्या है, देव चेतना क्या है, दिव्य चेतना क्या है, इन तीनों चेतनाओं का ज्ञान अनुभव हो रहा है एक साथ। उसके बाद इसको प्रमाणित करने का क्रम है। मानव चेतना प्रमाणित होगा, फिर श्रेष्ठता में अभिव्यक्ति के प्रायोरिटी, उन्होंने भाषा यूज किया कई बार, बीच में अंग्रेजी भाषा भी यूज करते रहे शब्दों का। अनुभव के बाद प्रमाणित करने के क्रम में मानव देव मानव दिव्य मानव, अनुभव में तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाया है, ठीक है। क्योंकि अनुभव अंतिम है, जीवन में अनुभव से अधिक कोई क्रिया नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी ज्ञान होना है वो अनुभव में हो जाना है, तो वो जो अनुभव में हो जाना है उसको पूरा यहाँ तक बताया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, विकास और जागृति का अनुभव करने लगता है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप ही साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया, है ना, आई एम सक्सेसफुल, यहाँ आके हुआ, जीवन सफल हुआ, इसी को सफल जीवन कह रहे हैं। इसी को दूसरे भाषा में मध्यस्थ पूर्ण जीवन भी बोला है।
जागृति की चरम उपलब्धि हुई, है ना, इससे अधिक उपलब्धि नहीं है, मैक्सिमम उपलब्धि हो गई। यह उसमें उसमें मतलब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, प्राप्त अनुभूति के आनंद को परंपरा परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। अब क्या करेंगे, इसको परंपरा में प्रमाणित करेंगे। ये कैसे, क्यों प्रमाणित होगा? क्योंकि स्थिति में अनुभव हुआ तो जो परावर्तन क्रिया है, प्रामाणिकता, वो व्यक्त होना शुरू होगी। अनुभव के पहले इसीलिए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रामाणिकता क्रिया अनुभव का ही परावर्तन क्रिया है। तो जब तक परावर्तन में प्रामाणिकता की उपस्थिति नहीं है, तब तक उस मनुष्य द्वारा या उस जीवन द्वारा जो भी अभिव्यक्त होगा, उसमें प्रामाणिकता होने की संभावना नहीं है। जैसे मुझ में यदि बोध नहीं है, है ना, तो बोध की अभिव्यक्ति नहीं होगी। मुझ में यदि संकल्प नहीं है, तो संकल्प की अभिव्यक्ति नहीं होगी। वैसे ही मुझ में यदि इच्छा नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इच्छा पूर्वक बोल रहा हूँ। वैसे ही मुझ में यदि प्रामाणिकता क्रिया ही नहीं क्रियाशील हुई है, जागृत हुई है, तो मैं प्रमाणित भी कैसा करूं, है ना, वो क्रिया ही नहीं है जिससे करना है। तो इसको हम इस रूप से समझ सकते हैं। ऐसी उपलब्धि के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की दक्षता व्यवहार में मानवीयता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उनका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है। देखिए, वो जो भी उसके बाद प्रस्तुत करते हैं वही दर्शन है ना। तो फिर दूसरे भाषा में कहा है कि अनुभव संपन्न व्यक्ति का जीना ही दर्शन। किसके लिए? बाकी लोगों के लिए। जो भी दर्शन होना तो उस व्यक्ति को हो गया, उनका जो विचार, व्यवहार, व्यवसाय और यदि अनुभव को हम देख सकते हैं, है ना, वो सामने वाले व्यक्ति का लिए दर्शन हो गया। ये काफी मैंने कंडेंस वो है पृष्ठ। तो अभी तो पानी पीना पड़ेगा इतना भारी पृष्ठ के बाद। ये प्रश्न आते जा रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम पृष्ठ क्रमांक 143 में आ गए हैं। ये अनुसंधान विधि हुआ, है ना, साधना पूर्वक समाधि जो नागराज जी ने किया, उसमें क्या हुआ उसको उन्होंने इसमें बताया। उसमें लिखा ही है, तो उसमें लिखने का तात्पर्य क्या हो सकता है, यह मैंने अपना अनुमान आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे अनुमान और सटीक होगा ऐसी मेरी अपेक्षा और उम्मीद है, उसी के लिए हम प्रयत्नशील भी है। दूसरा, अध्ययन विधि, अनुसरण, अनुकरण तथा अध्ययन। इसका विशद विश्लेषण पूर्व के अध्यायों में यथास्थान किया है, जिसका सारभूत कार्यक्रम है। ठीक है ना। इसके पहले 16 चैप्टर में यह अनुसरण और अनुकरण की वस्तु क्या है, इसको उन्होंने लिखा है। पोषण, शोषण, मानव के व्यवहार के नियम, योग, किस प्रकार के अध्यायों में आपने उसको सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक। अनुसरण और अनुकरण को यदि देखेंगे, उस भाषा शब्द को ही, किस चीज का अनुसरण, अनुकरण का मतलब क्या हुआ, उन आचरणों को स्वीकार के उसके स्वरूप में स्वयं होने के लिए हम जो प्रयास, प्रयोग और स्वीकृति करते हैं, इसका नाम है अनुकरण और अनुसरण ना। अध्ययन की परिभाषा भी इसमें आई चुकी है पहले, तो उसके हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अधिष्ठान के साक्षी मतलब स्वयं के आत्मा के साक्षी में स्मरण पूर्वक, ये जो स्मरण है चित्त में होता है, चित्त में जो शास्त्र अध्ययन तथा मनन पूर्वक जो स्मरण आया, ठीक, या शास्त्र अध्ययन पूर्वक जो अर्थ स्वीकार हुआ है चित्त के चित्रण क्षेत्र में, इस स्मरण पूर्वक बुद्धि में जो स्वीकृति होती है, उसका नाम है अध्ययन, है ना। तो बहुत यदि शार्पली हम अध्ययन के क्रिया को देखेंगे, स्वयं के आत्मा के साक्षी में चित्त में चित्रण पूर्वक या शास्त्र अध्ययन पूर्वक, स्मरण पूर्वक या शास्त्र अध्ययन से प्राप्त स्मरण पूर्वक साक्षात्कार और उसकी स्वीकृति जो बुद्धि में होता है, ये इसका नाम है अध्ययन। इसका दृष्टा आत्मा रहता है, इसलिए अनुभव या आत्मा की साक्षी लिखा है। ठीक है, ये अध्ययन है ना। तो अध्ययन का मतलब समझना। इसके पहले होता है अध्ययन के लिए अभ्यास, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो कर्म दर्शन में आपको मिलेगा, आगे अभ्यास दर्शन में मिलेगा। तो यह जागृत परंपरागत विधि से सार्थक होता है। सभी के लिए सार्थकता कैसी होगी? जागृत परंपरागत विधि से होगी। नंबर 1, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना। जागृत व्यक्ति द्वारा जो न्यायपूर्ण व्यवहार है और अथवा या और न्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में हम जो पढ़ते हैं, है ना,
और जो हमारा अनुमान होता है, जो स्वीकृतियां होती हैं, उसके अनुसार जीना, ये हुआ इसका मतलब। और समाधान पूर्ण अर्थात धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। समाधान पूर्ण विचार का मतलब है इच्छा और विचार दोनों है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब नियमपूर्ण व्यवहार भी है। तो समाधान पूर्ण विचार में मतलब इच्छा विचार दोनों है, उसमें न्यायपूर्ण विचार भी आएगा, न्यायपूर्ण इच्छा भी आएगा। समाधान पूर्ण इच्छा का मतलब क्या है आगे दिया है, अभी उसको हम नहीं खोलेंगे। अगला बिंदु, उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होती है, फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। देखिए एक लाइन में कहानी को खत्म कर दिया इसमें। ये दोनों कार्यक्रम, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण किया, धर्मपूर्ण विचार मतलब समाधान पूर्ण इच्छा तथा विचार में हम स्थापित हुए, प्रवृत्त हुए, स्थापित हुए, कैसे अध्ययन पूर्वक, ये दोनों कार्यक्रम हुआ में दृढ़ता एवं निष्ठा है ना। तो ये दृढ़ता और निष्ठा कैसे बनेगी, साक्षात्कार पूर्वक, किसमें, बुद्धि में, की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार। सत्यता की अनुभूति कौन करेगा, वो जो आत्मबोध संपन्न व्यक्ति है वो करेगा, है ना। ये जो अध्ययन हो रहा है आत्मबोध के पहले हो रहा है, ठीक। का अधिकार जागृति पूर्वक, कौन जागृत हुआ, बुद्धि जागृत हुआ, है ना। बुद्धि का मतलब जैसे क्रमशः अध्ययन होता है, बुद्धि भी जागृत, अल्प विकसित से अर्ध विकसित, अर्ध विकसित से पूर्ण विकसित, है ना, उस क्रम को कह रहे हैं इधर। वो जो 1 2 3 हमने पढ़ा था, इस पूर्वक प्राप्त होती है, फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। तो बुद्धि किसके प्रभाव में आप्लावित होगी, आत्मा के प्रभाव में बुद्धि आ जाना ही बुद्धि के आप्लावन का मतलब है ना। तो इस ये कब होता है इसको आगे बताएंगे कि बुद्धि में आप्लावन होने की स्थिति क्या है और उसमें उस समय वस्तु क्या है, इसको आगे बताएंगे। उपरोक्त अनुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, कौन से उपरोक्त अनुसार, वो 1 और 2 है ना। उसके पहले में तो पूरा हो गया अनुभव तक, बुद्धि आप्लावित हो गई, उसके पूर्व के लाइन को अभी इंगित कर रहे हैं। उपरोक्त का मतलब 1 और 2, अनुकरण, अनुसरण तथा समाधान पूर्ण विचार के अनुसार जब साधक उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसे होने के क्रम में और होने के बाद तब मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि सहज क्रियाएं किस प्रकार से संपादित होती हैं, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे किया गया है। तो बताने वाला व्यक्ति अनुभूति परक वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसमें क्या होगा, तुम जब ये 1 और 2 करते हो वो मैं नीचे बताऊंगा, ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। तो प्रथम अनुभूति, उसके नीचे मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है। इसके पहले क्या है, मन शरीर के दबाव में है, या मन की मनमानी है, यही मनमानी कहेंगे। मनमानी से छूटना मतलब क्या है, आसक्ति से मुक्त होना। क्या आसक्ति, मोह, लोभ, काम, है ना, मद, मात्सर्य, क्रोध। इसमें यदि पूर्ण रूप से कोई पूरी रूप से यदि आसक्त है तो मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने का संभावना नहीं बनता। तो मन की जो मनमानी है उसका दबाव वृत्ति पर पड़ेगा, वृत्ति में प्रिय अप्रिय का तुलन होगा, उसका ओके यदि चित्त से आता है तो उसका संदर्भित व्यवहार हो जाएगा, है ना। ये घोर भ्रम या मतलब एक भ्रम भ्रम की एक अच्छी स्थिति में ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये क्रमशः घटते घटते अध्ययन के क्रम में किसी एक समय अध्ययन पूर्वक, है ना, हम जो पठन करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या समझता हूँ मानते हैं, है ना, फिर व्यवहार करते हैं, अभ्यास करते हैं, उपासना करते हैं, ये सब करते हुए मन की स्थिति ऐसे बन जाती है कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य हो गया, तो मन में मित्र आशाएं जन्मती है ना। तो इस सेंटेंस को एब्सोल्यूट मतलब एक निरपेक्ष विधि से यदि पढ़ेंगे, इसका मतलब ये पूरा हो गया। इसके पहले क्या है, थोड़ा होना, उसके पहले और थोड़ा होना, उसके पहले अल्प होना, उसके पहले बिल्कुल नहीं होना या नहीं के बराबर होना, है ना। तो शायद ही कोई भी ऐसा मनुष्य होगा जिसमें मित्र आशा होती ही नहीं,
किसी के प्रति तो होती ही है, अपने संतान के प्रति होती है, दूसरे के प्रति होती है, ईश्वर के प्रति होती है, कोई भी आदमी ले लो, कोई न कोई मित्र आशा होती ही है ना? केवल मन शरीर के अनुसार होना, ये जीवावस्था में ही बनेगा, ठीक? तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस में काफ़ी मैंने यदि देखेंगे तो 2-4 पेज में हम मनुष्य के 10,000 साल के इतिहास को पढ़ लिए, है ना? ये जो 14 पृष्ठ हैं इस अध्याय में, ये 14 पृष्ठ मनुष्य के इस धरती के 10,000 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा है कि किस विधि से हुआ है ना? तो मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। तो स्नेह कब होगा? जब मन वृत्ति के अनुसार हुआ। मुझे आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा का क्या मतलब? आपके व्यवहार का आस्वादन हुआ और मेरे वृत्ति में उसका प्रिय अप्रिय विधि से तुलन हुआ, ठीक है? तो मित्र आशा नहीं बना। दूसरा, आपका व्यवहार मेरे अनुसार ठीक है, तो मुझे ठीक लगा, तो वो प्रिय तुलन बना, तो उसमें मैत्री की संभावना है, बट यहाँ पर उसे आगे की बात की जा रही है। यहाँ अध्ययन पूर्वक जब वृत्ति में न्याय धर्म सत्य तुलन पूर्वक जब मन का ये मैंने संकेत जो है वृत्ति का संकेत मन ग्रहण करता है, उस जगह की बात कर रहे हैं। ये पूरा मैंने जर्नी को पूरा करके इस जगह पर बात हो रही है सर, ठीक है? स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। तो अध्ययन पूर्वक साधक में जब न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होने के क्रम में कोई एक स्टेज है ना, और वो स्टेज कब आएगा उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, मैं ये बात हम अपेक्षा कर सकते हैं या अपने में देख सकते हैं और सत्यापित शायद कर भी पाए किसी दिन, कि मन वृत्ति के संकेत ग्रहण करके है ना हम अपने में मैत्री की आशा को देखते हैं, इसी का नाम सुख है। तो मन जब वृत्ति के अनुसार हो जाता है, इसका नाम सुख है। इस समय क्या है? द्वेष नहीं है, पर पीड़ा नहीं है, ये मैत्री और स्नेह के रूप में है। द्वेष नहीं है, पर पीड़ा नहीं है, इसका मतलब ईर्ष्या भी नहीं है, ठीक है ना? दूसरा, वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, तब शांति सहज अनुभव होता है। शांति सहज मतलब में से के लिए या का शांति का अनुभव, ये उस ग्रामर से बाबा जी ने उसको हटा दिया का को, ये सहज अनुभव लिखा है ना? तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। ठीक, इसके पहले मन ने वृत्ति का संकेत स्वीकारा, उसको सामान्य रूप से हम भास की घटना कहते हैं, है ना? तो भास एक बहुत लंबा रेंज, भास का जो पूर्णता है वो है मन पूरी तरीके से वृत्ति के नियंत्रण में आ गया। जब जब मन वृत्ति के नियंत्रण में आता है तब तब सत्य भास है या धर्म भास है या न्याय भास है या नियम भास, ठीक है? तो वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब अभी शांति, क्योंकि अशांत कौन है? ये वृत्ति है ना? किस बात को लेकर अशांत है? यदि उसको हम देखने जाएं या सोचें तो कुछ ऐसे निकलता है उसमें कि मन का दबाव वृत्ति पर पड़ा है ना? मेरे अनुसार करो, जो भी, ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, ये वस्तु चाहिए, ये आस्वादन चाहिए, है ना? सबसे पहले मैं खाना खा लूं, है ना? और मैं अपने लिए रख लूं, दूसरों को न दूं। ये सारी जो दबाव और पूरे जीवन में हो रहा है, अभी हम केवल मनोवृत्ति की बात करेंगे, ये दबाव वृत्ति पर पड़ा है। तो वृत्ति इस दबाव में है। साथ ही साथ चित्त में कोई इच्छा भी है दूसरे तरफ, है ना? क्योंकि चित्त वृत्ति से विकसित क्रिया है। चित्त दोनों विधि से दबाव में अनुभव करता है ना? मन का दबाव वृत्ति पर है और वृत्ति को चित्त के, वृत्ति जबकि मन से ज्यादा विकसित क्रिया है ना? और उससे ज्यादा विकसित चित्त है। तो चित्त में एक स्मरण है कि मैं कल से अच्छा व्यवहार करूंगा, है ना? इसका मतलब है कि सब लोगों को खाने दूंगा, उसके बाद ही खाऊंगा, मान लीजिए, ठीक? और करते समय दूसरा कुछ होता है, यह अशांति है। या चित्त में ही ऐसी कोई चित्रण है ना, जो उस चित्त को ही स्वीकार नहीं होता, इसीलिए मन उसके विश्लेषण में सविपरीतता को अनुभव करता है। इसको करें कि नहीं करें, ये भी अशांति है ना? जैसे हम इस काम को करें कि नहीं करें, नौकरी करें नहीं करें, अध्ययन करें नहीं करें, स्वावलंबी हो ना हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये अशांति का कारण है।
तो ये कब होता है? ये वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। इसको हम आभास के रूप में पहचानते हैं, है ना। वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का जो तुलन, क्योंकि वृत्ति में आप याद होगा ही, आपको सभी को याद है ही, दो दृष्टियां हैं, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। यहाँ पर न्याय धर्म सत्य दृष्टि की बात हो रही है। प्रिय हित लाभ में क्या होता है उसमें भी हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें जब वृत्ति चित्त को के संकेत को स्वीकारेगा, उसमें भी शांति का आभास होगा, है ना, क्योंकि क्रिया तो वही है। तो चित्त में जो इच्छा है, भले ही प्रिय हित लाभ का हो, उसके अनुसार जब वृत्ति होगा तो उस समय आंशिकता में शांति का आभास होना चाहिए, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, देखिए, विचार की पुष्टि चिंतन से है। चिंतन को हम चित्रण के स्थिति क्रिया, प्रत्यावर्तन क्रिया के रूप में पढ़े हैं, उसमें साक्षात्कार होता है ना। तो ये वृत्ति के पूर्ण तुलन की स्थिति को यहाँ लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? चित्त पूरी रूप से, वृत्ति पूरी रूप से जब चित्त के वस्तु के अनुसार हो जाती है, कौन सी? न्याय धर्म सत्य की, है ना। चित्त की कोई भी वस्तु नहीं, बंगला बनाने के वस्तु से नहीं, न्याय धर्म सत्य संबंधी वस्तु जब चित्रण में स्थापित हो गया और वृत्ति उसके पूर्ण प्रभाव में आया, वृत्ति में तुलन पूरा हुआ, या न्याय धर्म सत्य का आभास जो पूरा हुआ, उसी समय साक्षात्कार होता है। इसीलिए यहाँ पर चिंतन शब्द का प्रयोग किया गया है। चिंतन से ही मतलब चिंतन पूर्वक प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है, क्योंकि चिंतन से ही का मतलब है कि ये इसमें चित्रण भी जुड़ गया, है ना। प्रक्रिया की बात यदि करेंगे तो उसमें चित्रण और विश्लेषण दोनों ही चीजें समाहित है। हमको बारंबार अपने आप को ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि इन क्रियाओं के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये सम्मिलित रूप से कार्यरत है। पढ़ते समय कई बार लगता है अकेले में तो हम एक ही क्रिया को सोच लेते हैं, और वो कई बार मैंने उलझन में हमको ले जाता है ना। फल और प्रयोजन, तो प्रयोजन का निर्णय जो है मुख्य रूप से ये चिंतन का कार्य है। ठीक है, तो चिंतन में प्रयोजन का यदि आगे संदर्भ आता है तो उसको देखेंगे हम क्या है। उसके बाद आता है, अतः मन वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से, देखिए, मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार हो गया कि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं। कहा? मन में, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है ना। तो ये इससे लगता है कि मन उस निर्णय का कर रहा है, एक्चुअली जीवन कर रहा है, वृत्ति और चित्त में हो रहा है, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। इसी को फिर धर्मपूर्ण विचार का मतलब समाधानपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण विचार उसमें समाहित है। ठीक है, तो इसी को फिर धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार का वैसे तात्पर्य क्या है वो अभी अपने चर्चा का बिंदु नहीं है। तो जीवन में जो प्रक्रिया घट रही है वहीं तक हम सीमित रहेंगे। ठीक है, तो मन, वृत्ति और चित्त, अभी तक क्या हुआ? अध्ययन और अभ्यास के फलन में मन वृत्ति के अनुसार हुआ और वृत्ति चित्त के अनुसार हो गया, तो सुख भी आ गया और शांति भी आ गया। सुख के साथ क्या मिला है? न्यायपूर्ण व्यवहार, मित्र आशा, स्नेह, धर्मपूर्ण विचार, है ना। उसके साथ प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय, इसी को योजनाबद्ध विचार भी कह सकते हैं। योजना कैसे बनेगी वो आगे के वाक्य में आएगा। और इसी के साथ साथ शांति, है ना। तो ये एक प्रकार से क्रमशः सुख और शांति की जो अनुभव है अध्ययन करने वाले व्यक्ति में, उसको यहाँ पर बता रहे। हमारे पास 1 मिनट बचा है। 1 ही मिनट है, हाँ, 1 ही मिनट। इसका बैटरी में कम समय बच रहा है इस कंप्यूटर के। ठीक है, और एक बिंदु है उसको पूरा कर लेते हैं और आगे हम इसको देखेंगे, है ना। तो और एक बिंदु है, तो कम से कम हम इस पेज नंबर को तो पूरा कर लें। चित्त जब बुद्धि का, अच्छा नहीं, ये चित्त बुद्धि में जाएंगे तो फिर ये 15-20 मिनट का कार्यक्रम, तो मुझे लगता है इसको हम आज ही रोक लेंगे। 143 लगता है आज हम 2 ही पेज किए, कल से और स्लो हो गया। मैं आज इस अपेक्षा से आया था कि कल से डबल स्पीड करेंगे। तो हम प्रश्नों को ले लें। ये कल का एक आया था,
ये मुझे ही ढूंढना पड़ेगा इसमें, 1 मिनट। अच्छा, राकेश भाई ने कल ये भी बताया कि आज हम 142 तक रोक लिए हैं, 142 का आखिरी बिंदु है, मगर वो 143 में स्पिल ओवर होता है। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करेगा, फिर बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करेगा, वो कल ही करेगा अभी, या दोपहर को करेगा। बहुत अच्छा, कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है। एक प्रश्न आया है, साधक ने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा एवं स्वयं को देखा। यहाँ प्रश्न है कि स्वयं ने स्वयं कैसे देखा, उस समय किसने किसको देखा, देखने वाले ने ही खुद को कैसे देखा, यानी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो देखने वाला भी मैं ही हूँ और दृश्य भी मेरे में ही है, तो ऐसे कैसे बन गया, ठीक है ना। तो इसमें हमको 2 चीजों को रखना पड़ेगा जीवन में। एक तो हमने ये देखा कि ये 5 क्रियाएं अविभाज्य है, उसमें प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझने से ये बात में थोड़ी सी हमको स्पष्टता मिलती है। जो दृष्टा होता है किसी भी क्रिया का, उससे विकसित क्रिया का परावर्तन क्रिया होता है ना। जैसे मन का दृष्टा वृत्ति है, का मतलब क्या है, वृत्ति में जो विश्लेषण क्रिया है ना, वो मन का दृष्टा है। तो वृत्ति मन का विश्लेषण करेगा। वैसे ही चित्त में जो चित्रण क्रिया है, ये वृत्ति का दृष्टा होता है। तो चित्रण, चित्त जो है, ये वृत्ति का चित्रण करेगा, है ना। वैसे ही बुद्धि की जो परावर्तन क्रिया है, संकल्प, ठीक, ये चित्रण का दृष्टा है, ये चित्रण को देखता है, ठीक। ये सारा जो क्रम है, ये स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविकता को देखने के लिए जीवन के पास इतने औजार है, मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है और आत्मा है, ठीक है। 4.5 क्रिया तक वास्तविकता को कोई एक पक्ष दिखता है, रूप गुण उसमें भी सम विषम गुण तक पूरा दिखता है, मध्यस्थ गुण उसमें आता नहीं, स्वभाव और धर्म का सूचना और तर्क आता है, समझ पूरा होता नहीं। स्वभाव और धर्म का जो सूचना आता है और पूरा समझ नहीं आता है, यही शास्त्र अध्ययन पूर्वक हमको मिलता है ना। इसको फिर साक्षात्कार करना पड़ेगा। उस साक्षात्कार में वो वस्तु का ज्ञान होता है। किसको हुआ, फिर साक्षात्कार करने से चित्त को ज्ञान हुआ। जैसे यदि जीवन क्रिया है, इसको साक्षात्कार करते हैं तो चित्त को ज्ञान हुआ कि जीवन क्रिया है, ठीक है। या अपने ही स्वभाव को यदि हम साक्षात्कार करते हैं, है ना, मान लीजिए जैसे उदारता का साक्षात्कार हुआ या उदारता के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, ठीक। तो ये साक्षात्कार करने वाली क्रिया कौन है, चित्त है। इसको देखने वाला क्रिया बुद्धि है, बुद्धि इसका दृष्टा है। तो बुद्धि को पता चलता है कि चित्त ने इसको साक्षात्कार किया, है ना। तो ये वस्तु फिर बुद्धि की भी हुई, ठीक है ना, क्योंकि स्वभाव और धर्म बुद्धि की भी वस्तु है। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं, जब वो जो वाक्य है समाधि के बाद संयम में कि स्वयं ही स्वयं को कैसे देख रहे हैं, है ना। तो संयम में हम, आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ कि ये जो मन, वृत्ति और चित्त है, ये क्रियाशील रहते हैं। समाधि में मन, वृत्ति और चित्त की सक्रियता नहीं रहती, ये बंद रहता है। इसका दृष्टा कम से कम बुद्धि तो बना ही रहता है ना। उसमें आत्मा रहता है नहीं रहता, एक अलग मुद्दा है समाधि का दृष्टा, ठीक। तो उसमें संयम में जो हमने समाधि, उसके बाद ध्यान, उसके बाद जो धारणा में आए, उसमें चित्रण, विचार और मन, इनकी क्रियाशीलता शुरू हो गई। मन में उस समय चयन नहीं हो रहा है, इसीलिए शरीर से वो क्रिया व्यक्त नहीं हो रही, मन में आस्वादन तक आके वो रुक जा रहा है, ठीक। रुक जा रहा है मतलब रोक ले रहे हैं, इसी का नाम संयम है। रुकता नहीं है, इसमें रोक रहे हैं, यही संयम। संयम का मतलब जीवन क्रियाओं को इच्छा पूर्वक द्रवित कर रहे हैं। अभी जैसे इंद्रियों का परिभाषा दिया एक जगह, इच्छा पूर्वक द्रवित करने वाले अंग की इंद्रिय, मैं जहां देखना चाहता हूँ देख सकता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ सुन सकता हूँ, क्या खाना चाहता हूँ उठा के मुंह में रख सकता हूँ। उसी माने ईज के साथ, है ना, जब जीवन क्रियाओं के साथ हम उसको कर पाते हैं, इसका नाम है संयम मेरे अनुसार, है ना। इच्छा पूर्वक हम चित्त, वृत्ति और मन तथा बुद्धि को द्रवित कर पा रहे हैं, ये संयम में हो रहा है। इसीलिए नागराज जी ने एक जगह ये भी लिखा है कि, मतलब बोला भी है कि समाधि के पहले संयम होता नहीं, क्योंकि संयम नहीं होता का मतलब क्या है कि ये जीवन क्रियाओं पर वैसी अधिकार बनती ही नहीं है ना, कि हम इच्छा पूर्वक उसको कहीं भी लगा दें,
लंबे समय तक। तो बाबू सिंह नायक जी का जो प्रश्न है इस जगह को लेकर है, तो ये काफ़ी एक मार्मिक स्थली है ना? तो हमको इस पर बहुत ही केयरफुली बातचीत करना चाहिए, ऐसा मेरी स्वीकृति है। तो कौन किसको देख रहा है ना? इसमें बुद्धि चित्त को, तो ये जैसे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि जो क्रियाएँ दिखी, परमाणु, है ना? फिर कितना भी सूक्ष्म क्रिया हो, वो विनाश नहीं होता। ये सारा चित्त में भी हो रहा है, वृत्ति में भी हो रहा है। क्योंकि आप हम याद करेंगे कि साधक समाधि तप्त साधक के बारे में बात करते समय वो लिखते हैं कि अपने आप को अमानवीयता से मानवीयता में पाता है तथा अभ्यास पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होता है। देखिए अभी ये जो 2 लाइन हम अभी पढ़े, ये संयम का फल है। संयम पूर्वक मतलब समाधि पूर्वक, समाधि तप्त साधक ने अभ्यास पूर्वक जो प्राप्त किया, वो 2 बिंदु हम अभी रखे, है ना? ये जो हम अभी पढ़े। ये करने के बाद फिर आगे अनुभव की बारी आ रही है ना? व्यापकता में अनुभव की। उस समय वृत्ति में क्या हो रहा है उसको चित्त देख रहा है, चित्त में क्या हो रहा है उसको बुद्धि देख रहा है, ठीक है ना? बुद्धि में क्या हो रहा है इसको आत्मा भी देख रहा है। क्योंकि तो देखने वाला जीवन ही है, जीवन की एक क्रिया जीवन में ही दूसरी क्रिया को देख भी रही है, नंबर 1, और वो स्वयं किसी सत्यता को अनुभव भी कर रही है। ये कंबाइंड एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? तो क्योंकि मुझे मतलब ये वाला तो अच्छा एक स्मरण है, जनवरी 2012 में अमरकंटक में अनुभव शिविर में पूछा गया था नागराज जी से कि समाधि का दृष्टा कौन है ना? तो उन्होंने कहा कि समाधि के समय पता नहीं चला, संयम करने से पता चला कि समाधि का दृष्टा आत्मा है। तो ये लाइन हमको काफ़ी मदद देता है समझने के लिए कि जीवन क्रियाएँ कैसे काम करती हैं। ये बाबू सिंह अ, नायक जी का क्वेश्चन बना। फिर पुनः वो लिखते हैं कि खुद को देखे यानी दृष्टा दृश्य कैसे हुआ? और ये तो बात हो गई, है ना? तो जो गुरु क्रिया है, चित्त वृत्ति का दृष्टा है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है ना? तो चित्त में ज्ञान है, मतलब स्वयं के वस्तु का, और वृत्ति के वस्तु को भी देखता है तो उसका भी ज्ञान होता है। ऐसे कंबाइंड रूप से जीवन को समझ में आता है। जबकि दृष्टा दृश्य तीनों अविभाज्य, हाँ, अविभाज्य तो है ही, ये विभाजन कहाँ हुआ? ये तीनों अलग नहीं हो रहे, ठीक है? तो दृश्य जो है सह-अस्तित्व है ना? दृष्टा देखने वाला जीवन है, जीवन में दृष्टि है, तो जीवन उस सह-अस्तित्व को अनुभव भी कर रहा है, वो भी ज्ञान है, और उससे छोटे क्रिया जो उस अस्तित्व को देखी है, उसको भी देख रहा है, इस रूप में वो उसका दृष्टा है। इस कंबाइंड जो क्रिया है इसका नाम दर्शन है, ठीक है? तो मुझे लगता है उसमें दृष्टा, दृश्य, दृष्टि ये तीनों अविभाज्य हैं, ये तो अलग होता नहीं, है ना? दृश्य भी अलग नहीं होता का मतलब ये है कि अभी जैसे अस्तित्व यदि दृश्य है, तो ये सारा सह-अस्तित्व में है। बैटरी इसकी ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अलग नहीं होता मतलब ये भाषा बनता नहीं। ये इसीलिए भी अलग नहीं होता हम सोच सकते हैं या सुना होगा क्योंकि परंपरा में दृष्टा जो है कई बार जैसे एक भाषा आती है नागराज जी से हम सुनते हैं अस्तित्व विहीन मोक्ष की चर्चा है ना? उस भाषा से तो लगता है कि कुछ अलग हो जा रहा है। तो जीवन क्रिया जैसी है वैसी ही बनी रहती है, ठीक है? और अस्तित्व में ही बनी रहती है। समय के एक ही अंतराल में जीवन का एक के बाद दूसरे शरीर को चलाते हुए देख पाना कैसे संभव हुआ? क्या यह परंपरा के रूप में देखा? समय के एक ही अंतराल में यही ज्ञान है ना? तो अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो दिखता है। ज्ञान की स्थिति में हम प्रथम पृष्ठ में या 139 पेज शायद था, अल्प अर्धचेतन, अल्प चेतन, है ना? चेतन या पूर्ण चेतन के बारे में बात की है, यही उसका मतलब है। ज्ञान होने की जो अ, गहराई है ये बढ़ती जा रही है और वर्तमान का ही ज्ञान हो रहा है। तो उनको जो दिखा अस्तित्व में उस समय जो वर्तमान है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये नित्य वर्तमान है। इसी का दर्शन हो रहा है। किसी उदाहरण से बताइए कि मन और वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है। एक सार्थक यदि हम इसके लिए वो लेंगे मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करना, सामान्य रूप से तो ये है कि ठीक है इसको और सार्थक वाला ही लेते हैं। जैसे
वृत्ति में यदि न्याय धर्म सत्य का यदि तुलन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम किसी मनुष्य को देखते हैं, आज के दिन मनुष्य को देखने का तात्पर्य यह है कि हम उसको किन्हीं जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, है ना, कोई रंग, रूप, धन, बल, पद, इस इन 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 आधारों पर हम देखते हैं। देखने वाला मन है ना, वो उसकी स्थिति को स्वीकारने वाला विश्लेषण पूर्वक चित्त है, ठीक है ना। इसके जगह यदि हम इसको स्वीकारते हैं कि मानव जीवन समान है ना, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्वीकृति यदि है हमारे में, और मानव स्वभाव और धर्म एक है, इसका मतलब या मानव स्वभाव एक है, इसका मतलब हम अपने स्वभाव को स्वीकारते हैं, तो उस स्थिति में वृत्ति में जो तुलन होगा उस चित्र का होगा जो स्वीकृत हुआ है चित्रण में, है ना। अब इस मन को वो जो तुलन किया हुआ वृत्ति के संकेत को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगले बार मान लीजिए मेरी स्थिति बदल गई, अगले बार उस व्यक्ति को देखने से उनके साथ व्यवहार करने का आधार, अगले बार मतलब जब भी ये चीज हो जाती है मुझ में अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, तो इसको आगे जाके फिर मैं नेक्स्ट टाइम, है ना, इम्प्रूव स्टेटस में उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, दृष्टि बदल गई, है ना, वृत्ति में बदल गई, चित्त में भी बदल गई। ये हो गया। नायक जी का पुनः एक क्वेश्चन है, अच्छा समय, ये प्रश्न है, यानी स्वयं ने ही स्वयं को व्यापकता में देखा कि व्यापक मैं हूँ, व्यापक में ही इकाइयां हैं तथा ये सब अविभाज्य है, तो बाद में अनुसंधान से इनका संबंध जोड़ा या ये विधा हाथ लगी, ऐसा है क्या? ये भी बढ़िया प्रश्न है ना। ये पूछ रहे हैं कि स्वयं ने ही स्वयं को देखा कि मैं व्यापकता में हूँ, है ना, और सारी क्रिया व्यापकता में है, तो ये उसी समय हो रहा है संयम में, बाद में कुछ नहीं, बाद में मतलब ये संयम की स्थिति में है ना। तो जब तक देखने का जिज्ञासा बना है तब तक दिख रहा है, दिखने में ये सभी दिख रहा है कि ये सब व्यापक में है। तो इसमें हमको इसको ऐसे हम अभी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, फिर मैंने कहा कि ये सब ऐसी जगह है जिसमें बहुत ही केयरफुली पैर रखना पड़ेगा, और मैंने काफी, वैसे तो प्राण संकट की स्थिति है ना, इस पे बात करना मैं पहले ही बोल दिया ना, बिना पानी को देखे पानी में तैरना कैसा लगता है ये बताने जैसा है ये बात। पर व्यापक में स्वयं होने का बोध बुद्धि को होता है, ठीक है ना, व्यापकता का बोध बुद्धि को होता है। इसको अनुभव करने की जो पात्रता है ये आत्मा के पास ही है ना। व्यापकता के अनुभव का मतलब है कि स्वयं और व्यापक के बीच में जो अंतर संबंध है भीगे रहने के रूप में, या व्यापकता की जो पारगाम्यता है, इसको अनुभव आत्मा करता है, ठीक है ना। और फिर जो भी होगा जीवन में आत्मा उसका दृष्टा है। तो बुद्धि में वस्तुगत सत्य का बोध हो रहा है, क्योंकि ये जो विकास क्रम और विकास का होना, ये सब वस्तुगत सत्य के श्रेणी में आता है। तो अनुभव तो होता है तीनों का। तो जब हम अनुभव कह रहे हैं, आत्मा में जिस क्षण व्यापकता में पारगाम्यता का अनुभव हुआ, उसके बाद जीवन में जो भी हो रहा है वो अनुभव काल ही कहलाएगा, या अनुभव की अवस्था ही है, क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो गई, है ना। तो बुद्धि में जो बोध हो रहा है वो भी उसी अनुभव का भाग माना जाएगा, क्योंकि अनुभव के प्रकाश में हो रहा है, सत्य के प्रकाश में हो रहा है, मध्यस्थ क्रिया के प्रकाश में हो रहा है ना, पूर्ण मध्यस्थ या मध्यस्थ पूर्ण जीवन में हो रहा है, ये स्थिति है, ठीक। तो विकास क्रम, विकास का जो बोध बुद्धि में है ना, और उस बोध मूलक जो चित्त में जो चित्रण हो रहा है, सारे जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म का होना, फिर हम जो भी अध्ययन करते हैं नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, इन सारे चीजों का होना, ये सारा ज्ञान उस जीवन को हो रहा है, ठीक है। तो ये बाद में नहीं जोड़ा जा रहा है, उसी समय जुड़ रहा है। वो जुड़ने का चीज का नाम ही है संयम, ठीक है। जीवन में होने वाली क्रिया, अच्छा ये तो कुछ चिंतन को और थोड़ा समझाइए, मनन और चिंतन में अंतर को समझाइए, मनन और चिंतन को थोड़ा समझाइए, ऐसे कह रहे हैं। ये काफी अपने में बड़ा प्रोजेक्ट है ये मनन और चिंतन को बताना। पर पहले चिंतन को ले लेते हैं। चिंतन
चित्त में होने वाली जो चित्रण क्रिया है, उसके प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम है चिंतन। ए इसको अनुभव मूलक विधि से रखा है, ठीक है ना? एक तो इसका जो परिभाषा है, जितनी भी जीवन क्रियाओं की परिभाषा है, ये अनुभव मूलक है। हमारे साथ कठिनाई क्या है? अब अनुभव नहीं है और अनुभव मूलक विधि के परिभाषा को पढ़ के, समझ के, अध्ययन विधि से चलते समय वो हमको कैसे दिखेगा, क्या होगा, ये जिज्ञासाएँ हमारी बनती है ना? अनुभव मूलक विधि से यदि चिंतन को देखेंगे, तो इसमें आत्मा में जो अनुभव हुआ, उसको बोध बुद्धि में हुआ, ठीक? बुद्धि में यथार्थ, वास्तविकता, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीनों का बोध बुद्धि में हुआ। अनुभव मूलक बोध की बात कर रहे हैं। अब आत्मा में जो प्रामाणिकता क्रिया हुआ, वो तो प्रमाणित होकर ही रहेगा, है ना? ये वाली चीज आत्मा में ही एक प्रकार से निर्णित होगा, ऐसा हम भाषा दे सकते हैं उसको, प्रामाणिकता की क्रिया में। उसका जो बोध बुद्धि में हुआ, उसका संकल्प, मतलब ऐसे जीने का, उसको प्रमाणित करने का, ये ऐसे ही बने रहने का संकल्प बुद्धि में बनेगा, है ना? इसीलिए उसका नाम दिया है निश्चयात्मक स्वीकृति। दूसरा भाषा दिया उसके लिए सहज स्वीकृति। सहज का मतलब है स्वभाव गति, है ना? स्वभाव गति में रहने की स्वीकृति का नाम है अनुभव मूलक बोध, ठीक है? ये सहज स्वीकृति का तात्पर्य बनता है। ये जो सहज स्वीकृति बना, इसको प्रमाणित करने के प्रयोजन का चिंतन होता है ना? तो चिंतन के लिए हमको परिभाषा मिलता है, क्योंकि ये जो बोध हुआ, ये समाधान है, ठीक है? समाधान में मतलब इस पूरे प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ हमारा मतलब पूरा जो बनावट है और जो रोल है, ये पूरा बुद्धि में आ गया। अब इसके प्रयोजन का चिंतन होगा कि इसको कैसे प्रमाणित करना है, और ये प्रमाणित करने की जो विधियां है, उसका नाम है चित्रण, है ना? उसके प्रक्रिया का नाम है ये विश्लेषण, ठीक है ना? अनुभव मूलक जो विश्लेषण बनेगा। तो चिंतन में लिखा है संपूर्ण दिशा, कोण, आयाम, परिपेक्ष, ठीक है? इसका चिंतन होता है। तो ये जो बुद्धि में बोध हुआ, तो संपूर्ण दिशा, दिशा का मतलब ह्रास और विकास, आयाम का मतलब ये अस्तित्व के प्रति हमारी जो दृष्टि, ये रूप गुण स्वभाव धर्म, है ना? तो इसके साथ फिर चिंतन होता है। दिशा हो गया, आयाम हो गया, कोण, कोण का मतलब है कि हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, इसी का नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ठीक है? और परिप्रेक्ष्य का मतलब है ये व्यक्ति, परिवार, समाज, है ना? राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, यहाँ तक परिप्रेक्ष्य की बात है। तो ये पूरा स्प्रेड होता है चिंतन में। तो ये प्रयोजन, इसीलिए फिर दूसरे भाषा में लिखा है प्रयोजन का फिर चिंतन होता है। अध्ययन विधि में ये जो चिंतन क्रिया है, ये सच्चाई को डिस्कवरी करने के रूप में काम करता है। ये सच्चाई है, इस पर निश्चित हो जाना, है ना? यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता है या नियम या न्याय धर्म सत्य है, इससे संबंधित वस्तु को साक्षात्कार करता है चित्त, इसका नाम है साक्षात्कार। साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जो अवधारणा होगा, उसका फिर चिंतन होगा। यहाँ से फिर उसको चिंतन अभ्यास नाम दिए। आप अभ्यास दर्शन में आगे पढ़ेंगे उसको। चिंतन अभ्यास की ये स्थली है। फिर चिंतन अभ्यास पूर्वक अनुभव होता है। कहाँ? साक्षात्कार के बाद। ये चिंतन क्रिया में चिंतन और साक्षात्कार दोनों चीजें आ गई। मनन में यदि देखेंगे, पुनः अनुभव मूलक विधि से यदि मनन को देखेंगे, मन हर समय वृत्ति के अनुरूप हो गया, इसका नाम है मनन, है ना? और वो वृत्ति चित्त, चित्त बुद्धि तथा बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में हमेशा के लिए हो गया, इसका नाम है मध्यस्थ जीवन, इसी का नाम है मनन, ठीक? इसके पहले इसकी जो शुरुआती क्रम है, जब हम शुरू करते हैं, उसका नाम है मनन, है ना? तो मनन प्रक्रिया में क्या है? वृत्ति में तुलन होना, ये मनन है अध्ययन विधि में। वृत्ति में तुलन होने के लिए मन को वृत्ति का संकेत स्वीकारना पड़ेगा, बराबर ना? मन का यदि अपना कार्यक्रम है, अपना उद्देश्य है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष है ना, वातावरण के दबाव से है, या जिसको आगंतक गुण बताया है ना? ये यदि मन का कार्यक्रम है और उसका दबाव वृत्ति पर, उसका दबाव यदि चित्त पर है, तो मनन होने की संभावना नहीं, है ना? क्योंकि मन का अपना मनमानी है। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य हुआ अध्ययन पूर्वक, जागृति क्रम पूर्वक, तब वृत्ति में जो तुलन होता है, न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य का, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभालाभ का, दोनों का, है ना? एक तो चित्त में जो श्रवण हुआ उसका भी विश्लेषण करेगा वृत्ति, और मन में जो व्यवहार हुआ उसका भी मूल्यांकन करेगा वृत्ति। इस प्रक्रिया का नाम मनन है अध्ययन विधि में। अनुभव मूलक विधि से इसका उत्तर बताया।
तो ये हो गया चिंतन और मनन। राकेश भाभी बता रहे 1 घंटा 15 मिनट, वो साथ में और किसी को पढ़ना पड़ेगा। राकेश भाई ने पहले ही 1.25 घंटा दे दिया था, पर वो हम लोग, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। कोई बोल रहा है स्लो है, ठीक है, स्लो तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है और हो गया। ठीक है जी। कल उनका एक वो था, मैंने एक प्रश्न, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट अभी है, कमेंट तो पूरी आ गई थी। एक मैं उस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। कल जो व्यक्ति पूंजाकार के बारे में बात कर रहे थे वो आया कि in continuation of my query regarding the punjakar of Jivan after it leaves the human body is, say for example, I currently have a body with certain external looks and internal character built of Vat, Pitta and Kaph और त्रिदोष। ये कह रहे हैं कि यदि जैसे मेरा शरीर है, मेरी एक आकृति है शरीर सहित, और अंदर शरीर की एक प्रकृति है ना, जैसा मेरा शरीर बताता है कि कफ पित्त प्रकृति है, कफ प्रधान पित्त प्रकृति है मेरी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि अ फ्यू बर्थ्स बैक आई हैड अ मोर स्टाउट बॉडी एंड एक्सट्रीमली हेल्दी इंटरनल कैरेक्टर। तो कह रहे हैं कि कुछ जन्मों के पहले यदि मेरी शरीर और मतलब स्टाउट का मतलब मोटापा उसमें ज्यादा रहा, परंतु अंदर की प्रकृति मान लीजिए ये जो त्रिदोष का संतुलन ज्यादा अच्छा रहा, क्या जीवन उस पुंजाकार को रिगेन कर सकता है कि नहीं, है ना। या it is bound by the laws of evolution in existence to retain and continue with only the previous one. Previous one का मतलब I'm assuming you are saying the one that you currently have. ठीक है, but I still don't know whether the question is clear. But basically इसमें दो, एक तो पूंजाकार में रूप ये कुरूप और स्वरूप की तो बात हम कल किए। अब इनका प्रश्न से ये आ रहा है कि जीवन की स्थिति से क्या शरीर के दोष तय होते हैं कि नहीं। मैं आयुर्वेद का तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, जितना थोड़ा सा इसका सुना हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी कोई व्यक्ति जो मध्य दर्शन भी जाने और आयुर्वेद का भी जानकार है, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से परामर्श करना पड़ेगा, करना चाहिए मेरे अनुसार। आप साधन भट्टाचार्य जी से परामर्श कर सकते हैं, उनको दोनों पता है। पर ये तो जरूर है कि जो शरीर की जो प्रकृति है, मतलब ये जो त्रिदोष की जो प्रकृति है, ये शरीर का गुण है। कोई वात प्रदान है, कफ प्रदान है, या वात पित्त है, या कफ है ना, ये पित्त है, इस प्रकार की चीजें। इसका संतुलित रहना भी शरीर का गुण है ना। पर इसके संतुलित रहने में जीवन के मानसिकता का काफी बड़ा एक प्रभाव रहता है, ये हम खुद भी देख सकते हैं, है ना। परेशानी होने से शरीर में अनेक प्रकार के विकार दिखते हैं, है ना। और मन के स्थिति के अनुसार शरीर की स्फूर्ति की कम ज्यादा होना, वात हो जाना, पित्त हो जाना, कफ हो जाना, दोनों ही है, क्योंकि मन शरीर के साथ मिला ही हुआ है। और जीवन का और भ्रमित स्थिति में, या जो भ्रमित स्थिति का मतलब मान लीजिए आवेशित स्थिति में, मन में, वृत्ति में, चित्त में, तो जीवन का जो पूरा प्रभाव है वो शरीर पर पड़ते रहता है। उसके अनुसार शरीर में जो एक संतुलन के साथ एक संतान, एक बच्चे को यदि देखें 6-8 वर्ष का बच्चा, और वही बच्चा 38 के आयु में गैस या है ना एसिडिटी का शिकार हो जाता है, जब 8 वर्ष के आयु में नहीं रहता है, ठीक है ना। और अनेक प्रकार के विकार उसमें आ जाते हैं। उसमें एनवायरमेंटल, वातावरणस्थ भी कुछ मुद्दे हैं, खान पान भी है, आहार भी आ जाएगा, और मानसिकता भी है। अब यदि हम ये पूछें कि यदि मेरी इस शरीर यात्रा में कफ पित्त संतुलित थी, और अगले शरीर यात्रा में भी क्या मुझे वैसे ही शरीर मिलेगा, मुझे नहीं लगता वो है। मुझे लगता है वो उस शरीर के बनावट पर निर्भर करता है कि किसका शरीर कैसा है। और ये भी शिक्षा का एक भाग होगा या होना चाहिए कि हम अपने शरीर के प्रकृति को पहचाने, उसके अनुसार उसके आहार पद्धति को हम सुनिश्चित करें, ठीक है। तो हम उस संतुलन वाले इसको आगे ले जाएंगे। नहीं, मन यदि संतुलित है तो वो वाली शरीर भी संतुलित रहेगी। तो मुझे लगता है वो प्रश्न भी तो ये पुनः वही व्यक्ति पूछ रहे हैं, पुनीत, माय क्वेरी इज दैट इज जीवन बाउंड टू हैव पुंजाकार ऑफ ओनली द इमीडिएट प्रीवियस लाइफ और कैन गेन इवन अर्लियर। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि पुंजाकार पहले का ही बनेगा कि उसके पूर्व का भी बनेगा। भैया ये मैं करके तो देखा नहीं, है ना। तो इसका उत्तर देना बनेगा नहीं, ठीक है। इसकी सार्थकता को भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अध्याय रहस्य मुक्ति का है, तो पूंजाकार बन,
ठीक है। तो फिर ये इसमें हमको ये छेद करना पड़ेगा, ये डिफरेंस। अच्छा, कनेक्शन इज अनस्टेबल आ गया उसमें, वी आर ट्राइंग टू, फिर हाँ तो रिकनेक्शन, फिर आ गया कनेक्शन। पर ये जीव अवस्था और मानव के लिए भिन्न बनेगा, ठीक है। तो फिर उसमें वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, उसको मुझे लगता है फिर किसी संदर्भ में बात कर सकते हैं, या हम फोन पे कर लें, है ना। आप या राकेश गुप्ता जी से अलग से आप संपर्क कर लीजिए। इस चैप्टर के संदर्भ में या और कहीं चले जाएगी चर्चा, ठीक है। क्योंकि जीवन में फिर मेल फीमेल की बात आ जाएगी, है ना। फिर वो कौन सा शरीर चुनेगा, फिर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, फिर पशुओं में भिन्न है, फिर देश विदेश में जाना, ये सब बहुत सारा वो एक अलग वो है, कौतूहल वाले प्रश्न है ये। तो बढ़िया, तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चंस को भी कर लिए हैं, और बाकी ठीक है, उनसे भी सहमति आ गई पुनीत भाई से, और ठीक है। तो आज हम शायद कल से भी और स्लो हुए, तो हम आपको धन्यवाद, है ना। और आगे कब मिलना है राकेश भाई बताएंगे उस ग्रुप में, और मुझे भी बताएंगे, ठीक है जी। फिर मिलेंगे, हरिहर, नमस्ते। ये ज्यादा स्लो होता है भाई।